जय श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ सुभाष चंद्र शास्त्री। बात करेंगे हम इस अंक में कर्क राशि के जातकों के विषय में आगामी 30 अक्टूबर को होने वाले राहु के मीन राशि में गोचर के विषय में। जी हाँ मित्रों, पिछले 15-16 महीनों से अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपने अन्यान्य प्रकार की बाधाएं, विघ्न और संकट का डट करके आपने सामना किया है। अगर यह कहें तो अतिशयोक्त नहीं होगी, शनिदेव की चलती हुई ढैया आपको उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकी कि जितना कि राहु के दशमस्थ गोचर ने आपको परेशान किया। जी हाँ मित्रों, कर्क लग्न के व कर्क राशि के जातक अधिकांश भावुक होते हैं, क्योंकि कर्क राशि का स्वामित्व चंद्रमा करते हैं और चंद्रमा मन के कारक हैं। कोई भी छोटी सी छोटी बात कर्क राशि के जातकों में जल्दी मन में प्रवेश कर जाती है, फिर वो घर बना लेती है, जल्दी निकलती नहीं, जल्दी उबर नहीं पाती। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आए हैं कि कर्क राशि के जातकों को आखिर कब शुभता मिलेगी, इनके जीवन में सुधार कब से शुरू होगा, कार्यों की रुकावटें किस प्रकार से और कब दूर होंगी, इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, यह कार्यक्रम खास करके चंद्र राशि व लग्न के आधार पर आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि आपको अपनी जन्म कुंडली का, जन्म लग्न का या चंद्र राशि का आपको ज्ञान नहीं है तो आप अपने नाम राशि के आधार पर इसे देखें, सुनें और समझें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एवं चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मित्रों, आइए हम प्रारंभ करते हैं। कर्क लग्न व कर्क राशि के जातकों के लिए पिछले 15-16 महीनों से चतुर्थ व दशम भाव में, इन दोनों केंद्र में, चौथे भाव में केतु और दशम भाव में आपके राहु विद्यमान चले आ रहे हैं, जिनके कारण से आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव पैदा हुए। आपको कदम कदम पर विघ्न बाधा का सामना करना पड़ा। राज्य भवन में, सरकारी कामों में बहुत सारी दिक्कतें आपके आई। बनते बनते, होते होते काम आपके कई बार रुक गए। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके नौकरी में पदोन्नति, प्रमोशन रुक गए। जो लोग प्राइवेट जॉब में हैं उनको अपने सीनियर्स के द्वारा या बॉस के द्वारा अपमान भी झेलना पड़ा, उनकी बातें सहनी पड़ी। कुछ लोगों ने नज़रअंदाज भी किया आपको। इस प्रकार की समस्याएं तथा वाद विवाद ने आपको उलझाए रखा। प्रॉपर्टी बिजनेस, शेयर मार्केट में आपको कई बार नुकसान उठाना पड़ा। इसका मूल कारण क्या था? इसका कारण यह है कि 17 जनवरी 2023 से शनिदेव की ढैया का प्रभाव आपकी राशि पर बना हुआ है और कर्म भाव में देवगुरु विराजमान है, लेकिन वो राहु के द्वारा पीड़ित है। राहु स्वस्थ नहीं है। गुरु चांडाल योग आपके दशम भाव में बना हुआ है, क्योंकि देवगुरु आपके भाग्य के स्वामी भी हैं और राहु के द्वारा पीड़ित चल रहे हैं। इसलिए भाग्य शक्ति ने भी आपका साथ पूर्ण रूप से नहीं दिया। कहीं न कहीं भाग्य शक्ति आपकी बाधित रही और कर्म क्षेत्र आपका प्रभावित हुआ। राहु ग्रह की बात करें तो राहु एक छाया ग्रह है। इनकी अपनी कोई निजी राशि नहीं होती। जिस राशि में या जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव के स्वामी के अनुसार अपने आप को ढाल करके अपनी प्रवृत्ति और स्वाभाविक गुण के अनुसार फल देना प्रारंभ कर देते हैं। ये खास जानकारी कर्क राशि के जातकों को समझाने के लिए है, सावधान करने के लिए है, डराने के लिए नहीं। और खास करके इस कार्यक्रम में यह बताने के लिए है कि आप अपनी घबराहट छोड़ दें। आपका जो बीता समय है, जो आपने कठिनाइयाँ झेली हैं, अब तक वह दूर होने का समय आ गया है। इसलिए यह कार्यक्रम हम लेकर के आए हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए यह परिस्थितियाँ अब बदलने वाली हैं। 15-16 महीनों में राज्य दरबार से, कर्म क्षेत्र से आपको तो नुकसान हुआ ही, साथ ही साथ में राहु की पंचम दृष्टि ने आपके धन भाव को पीड़ित किया। संग्रह शक्ति आपकी कम हुई, अनावश्यक खर्च बढ़े, परिवार में अनावश्यक तनाव पैदा हुए, आपके कई प्रकार के रिश्ते टूटते नजर आए,
कुछ लोगों ने आपकी बात को नहीं समझा या आपको गलत समझा, साथ छोड़ दिया, और कुछ लोगों को आप ढंग से समझ नहीं पाए, आपने स्वतः उनको छोड़ दिया। इस तरह बहुत से काम गलतफहमी के कारण भी खराब हुए। मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए भी यहाँ पर दिक्कतें नजर आई। विद्यार्थियों का पढ़ाई बाधित रहा। बहुत से लोगों के प्रेम प्रसंग भी छूट गए, टूट गए, धोखा मिला। और चतुर्थ भाव में दृष्टिपात करते हुए आपकी प्रॉपर्टी में, भूमि के लिए, वाहन के लिए, मकान के लिए संघर्ष बनाए रखा। माँ का स्वास्थ्य भी प्रभावित रहा। इस बीच में सुख संसाधन में आपकी काफ़ी रुकावटें आई, संघर्ष का सामना करना पड़ा। कर्क राशि के जातकों को विशेष तौर पर छठवें भाव में नवम दृष्टि राहु की पड़ने से आपके ऋण में, आपके रोग में वृद्धि हुई, संघर्ष बढ़े। लेकिन अब वह परिस्थितियां बीतने जा रही हैं, समाप्त होने जा रही हैं। मित्रों, आगामी 30 अक्टूबर को राहु और केतु एक साथ अपने राशि का परिवर्तन करेंगे। मीन राशि में आपके नवम भाव में आ जाएंगे एवं केतु कन्या राशि में आपके पराक्रम भाव में पदार्पण करेंगे और यह स्थितियां समाप्त होंगी। आपको काफ़ी बदलाव महसूस होगा। जब भी कोई ग्रह जो काफ़ी दिन तक एक राशि पर रह करके ट्रांजिट करता है, राशि परिवर्तन करता है, उसके राशि परिवर्तन के 1-1.25 महीने पहले से ही शुभता मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए ऐसा मान करके चलिए कि आगामी सितंबर महीने से ही आपको शुभता मिलनी धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएगी। आपके जीवन में बदलाव आएगा, शुभता आपको मिलेगी, आपके दुख और दर्द मिटेंगे। क्योंकि इस गोचर में आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे आपके पैरों में बंधी हुई जंजीर खुल गई है और आप चलने के लिए स्वच्छंद हो चुके हैं। इस प्रकार से आपका भार मिटेगा और आपको ऐसा अवश्य महसूस होगा। आपके केंद्र स्थान में लगा हुआ बंधन या रुकाव दूर होगा। बड़ा बदलाव आप महसूस करेंगे। राहु के नवम भाव में आते ही देवगुरु बृहस्पति एक तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। आपके भाग्य भाव में वृद्धि होगी, कर्म आपका प्रबल होगा। आपके पेंडिंग काम पूरे होने प्रारंभ हो जाएंगे। एक एक करके क्रमशः कार्य बनने आपके प्रारंभ हो जाएंगे। नौकरी में आपके अगर कोई समस्या आ रही थी, वह समस्या दूर होगी। अगर आपकी नौकरी इस बीच छूट गई है तो आपको नई नौकरी का साधन भी बनेगा। कोर्ट कचहरी में चल रहे वाद विवाद में आपको काफ़ी राहत मिलेगी और आप विशेष मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। यद्यपि राहु का नवम भाव में होना बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, फिर भी नवम भाव में कौन सी राशि है? मीन राशि, जो देवगुरु बृहस्पति की है और बृहस्पति अपने कर्म भाव में आपके बैठे हुए हैं, इसलिए भाग्य को मजबूत बनाएंगे। राहु चाह करके भी अहित आपका नहीं कर पाएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु के मीन राशि में गोचर का कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक दोनों प्रकार का फल, दोनों प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव में जैसे कि राहु की पंचम दृष्टि आपके लग्न राशि पर रहेगी। इस स्थिति में कई बार आपकी सोच शक्ति कुछ प्रभावित हो सकती है और कन्फ्यूजन की स्थिति में आपको राहु कई बार बनाने का प्रयास कर सकता है। लेकिन अगली ही राशि में अर्थात सिंह राशि में बृहस्पति देव की दृष्टि बनी रहेगी, इसलिए राहु के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव बना रहेगा, वह कुप्रभाव नहीं दे पाएगा। राहु की 7वें दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर रहेगी। आपसे पुरुषार्थ और मेहनत खूब कराएंगे। पराक्रम आपका बढ़ेगा और उस पराक्रम का आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ, यार दोस्तों के बीच में कभी कभार मनमुटाव या वाद विवाद की आशंका थोड़ी बहुत रह सकती है। नवम दृष्टि आपके 6वें स्थान पर रहेगी। आपका साहस बढ़ा रहेगा और शत्रुओं से आपको प्रभावी बनाए रखेंगे। इस तरह कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव प्रभाव राहु के गोचर का आपको देखने को मिल सकता है। जहाँ जहाँ राहु की दृष्टि होगी, ठीक उससे अगली राशि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी। इसलिए राहु के इस गोचर में अधिकांश शुभ फल ही आपको मिलेगा। राहु आपका अहित नहीं कर पाएंगे और यह गोचर काफ़ी हद तक आपके लिए सकारात्मक होगा। इसलिए आपको घबराना नहीं है। धैर्य व साहस से
आप अपना काम करें। अगर राहु का नेगेटिव प्रभाव आपको मिल रहा है, अगर आपके जन्मांक के अनुसार, जन्म नक्षत्र के अनुसार राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही है, या जन्म के समय राहु देव अरिष्ट भाव में 4, 8, 12 में बैठे हैं, तो ऐसे जातकों को राहु के नेगेटिव के प्रभाव से बचने के लिए उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। बस सिर्फ आप उपाय अपनाएं समय रहते हुए। समय से पहले, आग लगने से पहले कुआं तैयार रहे तो आप आग को बुझा सकते हैं, या आग लगने से घर को बचा सकते हैं। लेकिन आग लग जाने पर कुआं खोदा जाए तो जब तक आप तैयारी करेंगे तब तक तो पूरा गांव जल जाएगा। इसलिए राहु के प्रभाव से बचने के लिए बीच बीच में पहले से ही उपाय कर लेना बेहतर रहेगा, और आपको हर प्रकार से शुभता ही मिलेगी। आपकी नौकरी वापस मिलेगी, राज दरबार से बिगड़े हुए काम आपके बनेंगे, प्रेम संबंध आपको जो टूट चुके हैं दोबारा आपका वो संबंध बन सकता है, विद्याजन्य आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। इस प्रकार हर क्षेत्र में आपको शुभता प्रदान करेंगे। आइए अब जान लेते हैं राहु के कुप्रभाव से, नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए उपाय क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो देव गुरु बृहस्पति जो आपके कर्म भाव में बैठे हैं, बृहस्पति देव को जितना आवश्यकता है आप मजबूत बनाएं। और बृहस्पति मजबूत कैसे बनेंगे? बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का यथाशक्ति बीच बीच में दान कर दिया करें, गुड़ चने का प्रसाद बांट दें, मस्तक पर आप केसर का तिलक धारण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का अथवा नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कुछ जप कर लिया करें। बृहस्पति आपके प्रबल होंगे। और कुंडली के अंदर अगर कारक ग्रह मजबूत होता है तो उसके भाग्य को कोई रोक नहीं पाता, कोई उसे प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए आप बृहस्पति को सबसे पहले मजबूत करें। दूसरे नंबर पर ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जप आपको करना चाहिए। इस मंत्र की जप संख्या है 18,000, लेकिन आप अपने समय और परिस्थिति के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जप काल का समय सायंकाल सूर्य छिपने के बाद ज़्यादा शुभ रहता है। इसके अलावा सावधानी के तौर पर घर के साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान दें। घर में टूटे फूटे प्लास्टिक के जूते चप्पल न हो, इलेक्ट्रिक सामान खराब इधर उधर न पड़े हों, इनको हटाते जाएं या इनको दुरुस्त करते जाएं। घर में पोछा लगाने के लिए आप सेंधा नमक का पानी में उपयोग अवश्य करें। चींटियों को मीठा आटा खिलाएं। ऐसा करने से राहु का नकारात्मक प्रभाव खत्म होगा, राहु प्रसन्न होंगे, कुप्रभाव आपको नहीं दे पाएंगे। भगवान शिव का आप अर्चन कर सकते हैं, दूर्वा से, पंचामृत से लाभ मिलेगा। और अगर विशेष परिस्थिति हो, राहु अगर आपको बार बार पीड़ा दे रहा है जिसके कारण आपके शरीर को नुकसान हो रहा है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में पुष्य नक्षत्र में पंसारी के यहाँ से सफ़ेद चंदन की एक छोटी सी जड़ी लेकर के आइए और नीले धागे में उसको बांध करके शनिवार के दिन अपने गले में या दक्षिण हाथ में, दाहिनी बाहों में आप धारण करें। आपको 110% लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप राहु के नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं। जो उपाय मैंने बताए, इनमें से जो आपको सरल लगे, जिसे आप अपना सकें, उसे अपना करके आप दिव्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, कर्क राशि के जातकों के लिए ये कुछ बातें राहु के गोचर से संबंधित हमने आपके साथ में शेयर की हैं। वीडियो बड़ा न हो जाए, इसलिए केतु के गोचर के विषय में हम अगले वीडियो में आपके साथ में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करिएगा। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत शुभकामना आप सभी के लिए। आपका आने वाला दिन अति मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमस्कार। जय श्री राधे।